बता दीजिएगा कब ऑन हो और टाइम का। नमस्ते। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो माफी भाई। आज एक तकनीकी देरी की वजह से हमें शुरुआत करने में थोड़ा देर हो गई। आ, दिवाली थी ना कल, तो उसके बाद हम सब भी थोड़ा दिवाली वाले मूड में थे। आप सबको, आपके परिवारजनों को, सभी साथियों को, जिस जिस की आप चिंता करते हैं, जिसके लिए आप स्नेह रखते हैं, सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे अजीब दिवाली गुजरी। सब ये कामना करते हुए भाई पॉल्यूशन बढ़ ना जाए, भाई पटाखे बहुत बढ़ ना जाए। और दिल्ली ऐसा शहर है, रात 12:30 1 बजे तक पटाखे चलते रहे। और मजे की बात की बहस इसके ऊपर कि भाई हमें अधिकार क्यों नहीं है पटाखे चलाने का। मतलब हर एक कहता है कि मेरे को अधिकार है देश की ऐसी तैसी करने का, दिल्ली के पर्यावरण की ऐसी तैसी करने का। सबने अपील कर ली। थोड़ा सा असर जरूर हुआ। लेकिन मैं सोच रहा था, इतने सुंदर त्योहार को हमने क्या क्या स्वरूप दे दिया है। क्या खूबसूरत त्योहार है। मर्यादा पुरुषोत्तम को को याद करने का त्योहार, असत्य पर सत्य की विजय को याद करने का त्योहार, उनके वापस आने का त्योहार, और उस पर दिया जलाना इतना सुंदर एक अपने आप में प्रतीक है। और उसमें पता नहीं किस स्टेज पे दिया जलाने को बढ़ाते बढ़ाते थोड़ा बहुत पटाखे एक जमाने में शुरू हुए होंगे, और अब मतलब पटाखों का ही त्योहार हो गया है। सिर्फ इस धर्म में ही नहीं, सब धर्मों में यही होता जा रहा है। सारे हमारे त्योहार अपनी इस खूबसूरती को छोड़ के, जो उसका मूल उद्देश्य और उसकी एक खूबसूरत जो उसकी आत्मा है, वो तो बन गया है रिचुअल। और बाकी जो इधर उधर की चीजें हैं, मेला धूम तड़ाक तमाशा, ये सब बहुत बढ़ गया है। तमाम धर्मों में ऐसा हो रहा है, तमाम हमारी संस्कृति में ऐसा होता जा रहा है, जिसके बारे में मुझे बहुत चिंता होती है। बचपन में मैं देखता था कितने त्योहार थे, अब त्योहारों की संख्या इतनी बढ़ गई है। जो त्योहार मैंने सुने नहीं थे, ऑल इंडिया त्योहार। अब गणेश चतुर्थी भी हमारे यहाँ मनता है, जो पहले एक इलाके में मनता था, अब वो दुर्गा पूजा भी मनती है। हर तरह की चीजें अब एक साथ हो रही हैं, और हर एक को हमने एक तमाशे में बदल दिया है। ये बात कई मायनों में ईद के साथ हो रही है, क्रिसमस के साथ तो बहुत समय से पहले ये चीजें सब शुरू हो चुकी हैं। इसके बारे में जो धर्माधिकारी हैं, धर्म के बारे में जो चिंता करते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए। खैर, आज की बात का असली विषय नहीं है, तो दीपावली आप सबको मुबारक हो। कोविड के बारे में ज्यादा चर्चा हम काफी समय से नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अकाउंट जरूर देना चाहिए। कुछ महीने पहले, शायद 2 महीने पहले, मैंने कहा था कि दिवाली आते आते, उस समय जो आंकड़े बढ़ रहे थे, मैंने कहा था, विश्वास से कहा था कि दिवाली आते आते इस हिसाब से तो 1 करोड़ पार हो जाएंगे। 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में कहीं पहुंचेंगे। अच्छी बात यह है कि हम वहां नहीं पहुंचे हैं। अभी हम 90 लाख तक हैं। अब इसका कारण क्या है, अलग अलग बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका कारण है कि टेस्ट की संख्या कम हो गई है। जो ज्यादा एक्यूरेट टेस्ट किया जाता था, उसकी जगह सीरोलॉजिकल टेस्ट हो रहे हैं। कारण कुछ नहीं जानते। लेकिन अगर इसका मतलब है कि बीमारी अपने आप स्लो डाउन कर गई है, इससे बेहतर कोई खबर नहीं हो सकती। दिल्ली में हालांकि स्लो डाउन बिल्कुल नहीं हो रही है। दिल्ली में तो अभी एक और पीक चल रहा है, और कई जगहों से इसकी आशंका है कि इस बीमारी का एक और पीक आ सकता है। तो अभी हम निश्चिंत नहीं हो सकते। अ, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने जो सोचा था कि 1 करोड़ से पार हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ है। दूसरी एक और चीज मैंने सोची थी जो नहीं। आपको ध्यान होगा, पिछले संडे सत्संग में मैंने बिहार की एग्जिट पोल देख के कहा था कि ऐसा लगता है कि आरजेडी और तेजस्वी यादव बिल्कुल स्पष्ट बहुमत ले जाएंगे। मैंने बताया था, भैया मैं कोई एग्जिट पोल करता नहीं हूं, इस वक्त भविष्य बताने का नहीं, भविष्य बनाने का काम करता हूं। लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं उसके आधार पर लगता है, क्योंकि अमूमन एग्जिट पोल बीजेपी को ज्यादा करके आंकते हैं, कम करके नहीं आंकते। ऐसा बिहार में मैंने कहा था कभी नहीं हुआ कि एग्जिट पोल्स ने आरजेडी को ज्यादा करके आंका है। लेकिन देखिए, जो चीज कभी नहीं होती वो हो गई। यानी कि एग्जिट पोल के परिणाम, लगभग सभी एग्जिट पोल ने लगता है आरजेडी को ज्यादा करके आंका, बीजेपी नीतीश अलायंस को कम करके आंका। अब इसकी वजह क्या थी देखना पड़ेगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कोई हेराफेरी हुई थी। मैंने ये सब बहुत समय से किया है। और कोई भी ओपिनियन पोल के बारे में आप कह सकते हैं कि भाई जानबूझ के दिखाया, चुनाव से 2 महीना पहले वाले सर्वेक्षण पे अगर आप किसी को ऊपर दिखा देते हैं तो उससे किसी का उत्साह बढ़ जाता है, पार्टी को फायदा हो जाता है। एग्जिट पोल में झूठ बोल के किसी को फायदा नहीं मिलता, सिवाय शायद किसी सटोरियो को मिलता हो, और किसी को कोई फायदा नहीं मिलता। और एग्जिट पोल में अगर आप गलत हुए तो इतना कीचड़ मुंह पे पड़ता है,
कई एजेंसीज अपनी सफाई दे रही हैं, बता रही हैं क्यों गलत हुआ इत्यादि। तो इसलिए ये मत मानिए कि उसमें कोई हेरा फेरी थी, गलती हुई है। शायद उसका कारण, कम से कम एक एजेंसी बता रही है कि इसका कारण ये था कि उन्होंने महिलाओं का इंटरव्यू कम किया, महिलाओं ने वोट भी ज्यादा डाले, और महिलाओं का वोट कहीं ज्यादा नीतीश कुमार की पार्टी के पक्ष में पड़ा शराबबंदी के कार्यक्रम की वजह से। वो एक कारण हो सकता है, लेकिन कई और कारण हो सकते हैं। और तसल्ली की बात ये हो सकती है कि अमेरिका में भी एग्जिट पोल गलत हुए, तो भाई अमेरिका वाले भी अगर गलत करते हैं, जहां इतनी लंबी परंपरा है, एग्जिट पोल्स में मिस्टेक हो सकता है। ऐसा एक मिस्टेक हुआ था। चुनाव में क्या हुआ इसके बारे में खूब कयास लग रहे हैं, बातचीत हो रही है, तमाम तरह के निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, लेकिन आप बहुत बड़ा निष्कर्ष निकालें उससे पहले एक चीज आपको याद दिला दूं। महागठबंधन और जो एनडीए है, दोनों के वोट में लगभग कोई फर्क नहीं है। एक को 37.24-34% है, दूसरे को 37.32% है, शायद ऐसा मुझे कुछ याद है। माने 1% का फासला भी नहीं है, 0.1% का फासला भी नहीं है, 0.01 या 2% का फासला है। कुल मिला के पूरे बिहार में 12,000 वोट का फर्क है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी होता है तो बहुत ज्यादा नहीं माना जाता। यानी कि अगर ये फैसला केवल वोटों के आधार पे होता तो कहा जाता कि दोनों में टाई हो गया मैच लगभग, लेकिन वैसा हुआ नहीं। हमारी जो व्यवस्था है उसके तहत आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीतनी होती हैं, यानी कि आरजेडी और उसके सहयोगियों ने कम संख्या की सीटें ज्यादा वोटों से जीती, एनडीए ने ज्यादा सीट कम वोटों से जीती, जिसके कारण उनको ज्यादा मिल गया। इसमें अपने आप में कोई हेराफेरी नहीं है, ऐसा मत मानिएगा हेराफेरी है। हेराफेरी के आरोप जरूर लगे हैं, आरजेडी ने इसके बारे में कहा है कि गिनती के अंदर गड़बड़ हुई है। अभी तक उन्होंने इसका प्रमाण नहीं दिया। अगर प्रमाण होगा जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि जहां इतना नजदीकी का चुनाव होता है उसमें एक एक वोट से, एक एक काउंटिंग से, पोस्टल बैलेट से फर्क पड़ता है। आरजेडी ने दावा किया है कि 30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हमारे कैंडिडेट को जीतना चाहिए था, नहीं जीत पाए हैं 20 में, उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं दिया है। प्रमाण ये दे सकते थे कि जहां कम वोट से हार हुई है वो सारे हमारे कैंडिडेट की हुई है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। प्रमाण ये दे सकते हैं कि पोस्टल बैलेट से कितनी जगह पे फर्क पड़ा है। अगर ऐसा प्रमाण होगा तो बात करेंगे। मेरा हमेशा मान्यता रही है, चुनाव के दंगल के बाद चुनाव परिणाम पर उंगली तब तक नहीं उठानी चाहिए जब तक हमारे पास कुछ पुख्ता प्रमाण न हो। नहीं तो ट्रंप साहब जैसी स्थिति हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं मैं ना मानूं, सब कुछ हो गया है, अमेरिका के अंदर चुनाव घोषित हो गए, परिणाम आ गए, अब तो अंतिम स्टेट का परिणाम भी आ गया है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ट्रंप साहब हार गए हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है वो आदमी। इससे लोकतंत्र को नुकसान होता है, इससे हमें बचना चाहिए। मगर मोटे तौर पे हुआ क्या बिहार में? मोटे तौर पे अगर मुझसे पूछा जाए तो ये हुआ कि नीतीश कुमार के साथ, सरकार के साथ नाराजगी थी, लोग दुखी थे, थके हुए थे। वो उत्साह जो नीतीश सरकार के बारे में पहली बार बना था 2010 में, वो खत्म हो चुका था, बेरोजगारी भारी थी। लेकिन किसी दूसरे में लोगों को विश्वास नहीं जम पाया। तेजस्वी को आए तेजस्वी को देखा, उन्हें जांचा, लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी का जो आखिरी राज था 2000 से 2005 वाला, जिसमें बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति कर डाली थी उन्होंने, कहीं वो लोगों के दिमाग से बात निकली नहीं। और विकल्प उससे बेहतर मिल पाएगा ये विश्वास नहीं हो पाया। तो इस परिणाम से लोग बड़े बड़े निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि टीवी पे सब कुछ शुरू हो गया। मोदी जी के शासन की विजय, उनमें जनता का विश्वास, कोविड की जो हैंडलिंग है अच्छी हुई थी, आप्रवासी भी खुश हैं, सब कुछ खुश हैं। मैं बार बार कहता हूं, आपको भी पहले कहा होगा कि हमें क्रिकेट कमेंट्री से सीखना चाहिए। क्रिकेट में कभी नहीं कहते कि जो टीम जीत गई उसका कैप्टन भी अच्छा था, बैटिंग भी अच्छी थी, बॉलिंग भी अच्छी थी, फील्डिंग भी अच्छी थी, ये सब नहीं कहते ना। ऐसे हमें नहीं कहना चाहिए, लगभग बराबर पे छूटा है। हुआ ये है कि कई कमजोरियां थी इस रिजीम में, लेकिन विपक्ष एक विश्वास नहीं जगा पाया लोगों के अंदर। उसकी वजह से, और विपक्ष के लिए सबक ये है, केवल इस पे विश्वास करना कि भाई एनडीए अपनी गलतियों से एक दिन हार जाएगा, ये लोकतंत्र में नहीं चलता। लोग निराश होते हैं, लेकिन गुस्सा तब तक नहीं होता जब तक लोगों को यह भरोसा ना हो कि कोई दूसरा विकल्प है, और विपक्ष वैसा विकल्प देने में समर्थ नहीं।
असली कहानी ये है। बाकी आंकड़े हैं, बाकी बाजीगरी है, उसके बारे में बाद में बात करें। लेकिन आज जैसा शीर्षक में था, बिहार चुनाव के बहाने एक दूसरे विषय पे बात करें, और वो है MIM नामक पार्टी का उदय। ये असउद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है उसके उदय। हुआ ये कि बिहार चुनाव की चर्चा में मैंने कहीं पे कहा कि MIM का जो उदय है बहुत चिंता की बात है। MIM चुनाव में बेहतर कर रही है, मुझे इससे बहुत चिंता हो। तो जैसा होता है, होना चाहिए भी, खूब आलोचना हुई। लोगों ने तरह तरह के सवाल पूछे, अरे भाई आप कौन होते हैं कहने वाले चिंता, अच्छा आपको लेफ्ट के राइट से चिंता नहीं है? मैंने कहा था बिल्कुल चिंता नहीं है, मुझे तो अच्छा लगा। इस जितने गरीब प्रदेश में, वंचित प्रदेश में अगर सबसे गरीबों की पार्टी ऊपर आ रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। खैर, आलोचना इस पे थी कि साहब MIM को आप अपोज क्यों करते हैं, इसके ऊपर टीवी पे भी बहस हुई। क्योंकि एक बड़ी चिंता का विषय है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके सामने इस बात को रखूं। आप भी सोचिएगा, टिप्पणी दीजिएगा, सवाल पूछिएगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले कह दूं कि MIM की दो जो आलोचनाएं हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। एक, कुछ लोग जो कहते हैं कि भाई ये तो वोट कटवा पार्टी है, इसने वोट कटवा दिया, देखिए इसने इसने बिल्कुल हरवा दिया और बीजेपी को जितवाने की भूमिका इसने अदा की। दूसरी आलोचना ये होती है कि ये तो बड़ी खतरनाक पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है, ऐसी पार्टी को तो बैन कर देना चाहिए, इसको तो चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, इत्यादि। इन दोनों से मैं सहमत नहीं। एक दूसरी मेरी एक अलग चिंता है और बहुत गहरी चिंता है, MIM और MIM जैसी पार्टियों का जब राइज होता है, लोकतंत्र में बढ़ता है, उभार होता है, तो उससे हम सब लोगों को चिंता होनी चाहिए। और इसलिए मैं बहुत ईमानदारी से रख रहा हूं। मैं जानता हूं आप में से कई लोग असहमत होंगे, असहमत हो तो आप जरूर बताइएगा। MIM है क्या? ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। ऑल इंडिया मजलिस माने परिषद, इत्तेहाद माने एकता, मुसलमीन मुसलमानों की अखिल भारतीय एकता की परिषद। तो अगर हिंदी में इसका नाम लिखा जाता अखिल भारतीय मुस्लिम एकता परिषद, नुमासा नाम इसका रखा जाता। इस पार्टी को बिहार के अंदर 5 सीट मिली हैं, लेकिन बिहार एकमात्र नहीं है। सामान्यतः इसको बहुत समय से हैदराबाद की पार्टी के रूप में जाना जाता था। हैदराबाद में पार्टी थी, हैदराबाद में 1984 से लेके हैदराबाद के MP ओवैसी साहब भी बनते हैं, इनके पिताजी भी एक्टिव थे। लेकिन पार्टी 84 से नहीं है, पार्टी बहुत पुरानी है, 1927 से बनी हुई ये पार्टी। 84 से इसका वहां की हैदराबाद की पार्लियामेंट्री सीट पे कब्जा है। हैदराबाद की म्यूनिसिपैलिटी में मेयर के ऊपर इसका दबदबा रहता है। और तेलंगाना के मुसलमानों की बड़ी पार्टी के रूप में इसको जाना जाता रहा था, पहले आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना। लेकिन धीरे धीरे पिछले कुछ समय से इस पार्टी के पांव बढ़ने शुरू हुए हैं। एक महत्वपूर्ण इसका मोड़ था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव थे, वहां पे वंचित बहुजन अघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व में बनी थी, उसका हिस्सा थे। इनकी परफॉर्मेंस औरंगाबाद वगैरह में अच्छी थी, और औरंगाबाद में म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव भी जीता था। बिहार में आए हैं, 5 सीटें जीती हैं। बिहार का जो बिल्कुल धुर पूर्वी उत्तर का जो इलाका है, किशनगंज वगैरह का, जहां बहुत अधिक संख्या में मुसलमान हैं, वहां पे इसने 5 सीट जीती। चिंता क्यों है? जैसा मैंने कहा, दो अलग छोर से लोग चिंता जताते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं ये तो बड़ी खतरनाक पार्टी है, ये देश तोड़ने वाली पार्टी है, ये असंवैधानिक पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है, ऐसी पार्टियों पे बैन लगना चाहिए। आमतौर पे ये बात बीजेपी के सपोर्टर लोग कहते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। सहमत इसलिए नहीं, इसलिए नहीं कि बहुत अच्छी पार्टी है। जैसे मैंने कहा, इस पार्टी का अतीत बहुत सुंदर नहीं है। 1927 में बनी थी ये पार्टी। वहां हैदराबाद के जो निजाम थे, उनके आशीर्वाद से एक तरह से बनी थी। और देश के पार्टीशन के समय MIM की भूमिका बहुत खराब थी। खराब इसलिए थी कि MIM ने एक अलग से मुस्लिम कॉन्फेडरेसी की बात की, चलिए वो इनका विचार था। लेकिन आजादी के बाद हैदराबाद का जब भारत में विलय नहीं हुआ, चूंकि निजाम ने विलय करने से इनकार कर दिया, तो MIM का लिंक उस फोर्स से था, रजाकार जिसको बोलते हैं, जिन्होंने खूब खुल्लम खुल्ला दंगा फसाद और सांप्रदायिक हिंसा की, और अंततः भारत की फौज को जाके हैदराबाद का विलय का काम करना पड़ा। MIM का ये हिस्ट्री है इस पार्टी का।
आजादी उससे पहले एमआईएम थी, आजादी के बाद ऑल इंडिया एमआईएम बनी। उस समय के नेता थे वो पाकिस्तान चले गए, एक तरह से पार्टी ने फ्रेश शुरुआत की ओवैसी जी के पिताजी के माध्यम से। उसके बाद से पार्टी कानूनन तौर पे संविधान का पालन करती है, कानूनन रूप से अपने आप को सेकुलर बताती है। अब उतनी ही सेकुलर है जितनी कि अकाली पार्टी सेकुलर है, जितनी की शिवसेना सेकुलर है, जितनी की केरला कांग्रेस सेकुलर है। अभी देश में ये पहली पार्टी तो है नहीं ना। केवल एक माइनॉरिटी या केवल धर्म विशेष के लोगों के इंटरेस्ट को प्रमोट करने वाली एमआईएम पहली पार्टी तो है नहीं देश में। केरला कांग्रेस के नाम से जाहिर नहीं होता, लेकिन वो बेसिकली क्रिश्चियन पार्टी है। अकाली दल से हर कोई जानते हैं, नाम के वास्ते एक आधा हिंदू कभी जिता देते हैं, लेकिन वो सिखों की पार्टी है, सिखों के हित को आगे करने वाली पार्टी है। और एमआईएम मुस्लिम हितों वाली पहली पार्टी तो है नहीं। आईयूएमएल करके केरला के अंदर पार्टी है, पहले से रही है। असम में एयूडीएफ करके बदरुद्दीन अजमल जी के नेतृत्व के अंदर पार्टी है। पिछले कई चुनाव से वो बंगाल के असम में जो बंगाली मुसलमान है उनके हितों का प्रतिनिधित्व करती है। तो एमआईएम उनमें से ही एक पार्टी है। और कोई कहेगा कि भाई शिवसेना और क्या करती है, बीजेपी और क्या करती है। इस देश में अखिल भारतीय हिंदू महासभा करके भी पार्टी हुआ करती थी। जब ये सब हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती? ठीक बात है, संवैधानिक रूप से हो सकती है। कोई कहेगा कि आप धर्मों की बात ही क्यों करते हैं, इस देश में तो जातियों की पार्टी है। अपना दल क्या है? एक विशेष जाति की पार्टी है, दलित समाज की पार्टियां हैं। अलग अलग बिहार में अब निषाद समाज की अपनी अलग पार्टी है। तो सबकी अगर पार्टी हो सकती है, हर कोई राजनीति कर सकता है, यादव राजनीति करे, कुर्मी राजनीति करे, तो भाई मुसलमान क्यों नहीं कर सकता? ये बात कही जाती है। और फॉर्मली कहा जाए तो इस बात में बिल्कुल दम है। इसलिए मैं कतई नहीं कहता कि ये कोई असंवैधानिक है। ओवैसी साहब बातचीत के अंदर बड़ा सावधानी बरतते हैं, कोई असंवैधानिक बात नहीं करते हैं। इन पे कई बार इनकी पार्टी के ऊपर आरोप लगते हैं दबंगई के, लोकल इलाकों में हैदराबाद के अंदर दबंगई करते रहे हैं, ऐसी सूचना रही है। इनके ऊपर इस तरह के बहुत आरोप रहे हैं कि वहां पे स्थानीय रूप से जिस तरह के काम शिवसेना मुंबई में किया करती थी, उस तरह के काम ही हैदराबाद में करती रही है ये पार्टी। लेकिन बाकी देश में तो ये नहीं कर रही। तो इसे सीधे सीधे आप हिंसा से नहीं जोड़ सकते, सीधे सीधे संविधान विरोधी नहीं कह सकते। और मेरा हमेशा मानना रहा है कि किसी भी पार्टी पे कानूनी बैन लगाना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि ये कुछ विशेष रूप से असंवैधानिक है। उतनी असंवैधानिक है जितनी शिवसेना है, जितनी बीजेपी है, जितनी अकाली दल है। दूसरी आलोचना क्या होती है? तो ये तो एक पक्ष से आलोचना है। बिल्कुल ठीक दूसरे पक्ष से एमआईएम की आलोचना इस बार हुई। राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया, उसके बारे में ओवैसी साहब काफी नाराज हुए, काफी बहस हुई इस सवाल पे। उनकी आलोचना क्या थी? कई सेकुलर लोगों की आलोचना रही है कि भाई ये तो बिल्कुल वोट कटवा पार्टी है। देखिए इनके चलते जनते, इनके चलते महागठबंधन हार गया, इन्होंने मुसलमानों का वोट डिवाइड कर दिया। मैं इस आलोचना से सहमत नहीं। पहली बात तो ये कि भाई हर एक का अधिकार है वोट कटवा होना। जब भी इस देश में कोई भी नई पार्टी आएगी उस पर वोट कटवा का आरोप तो लगेगा, चाहे वो एक धर्म की हो, चाहे जाति की हो, चाहे ना हो। आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आई तो उसको पहले चुनाव में सबने यही कहा था, वोट कटवा पार्टी है, तंग करने आ रही है। वोट कटवा होना तो ऐसा आरोप मैं नहीं मानता। दूसरा, इसका दरअसल कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने वोट काटे हो। अभी तक 5 सीट उन्होंने जीती, और जिस 5 सीट के अलावा जहां एमआईएम ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, वहां अभी तक ऐसा कोई सिस्टमेटिक प्रमाण है नहीं कि महागठबंधन के कैंडिडेट इनकी वजह से हारे। जैसे चिराग पासवान के बारे में प्रमाण है कि चिराग पासवान के कैंडिडेट्स की वजह से जेडीयू कई जगह पे हारी, वैसा प्रमाण है नहीं महागठबंधन के बारे में। और यूं भी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हम ये क्यों मान के चले कि सारे मुसलमान एक ही जगह वोट डालेंगे? जब कोई पार्टी कहती है देश भर के हिंदुओं एक हो जाओ, मैं कहता हूं ये तो गलत बात है, सांप्रदायिक बात है। अगर कोई कहे कि सारे मुसलमान एक ही जगह पे वोट डालेंगे, कोई वोट काटेगा नहीं, क्यों भाई? मुसलमान का वोट भी बिखरा होना चाहिए। एक स्वाभाविक लोकतंत्र तो वही है ना, जहां हिंदू का वोट बिखरा हो, मुसलमान का वोट बिखरा हो, सिख का वोट बिखरा हो। क्योंकि सिख अपने आप को केवल सिख समझ के वोट नहीं डाल रहा, मुसलमान केवल मुसलमान समझ के वोट नहीं डाल रहा, हिंदू केवल हिंदू समझ के वोट नहीं डाल रहा।
कोई किसान के नाते वोट डाल रहा है, कोई जवान के नाते वोट डाल रहा है, कोई औरत के नाते वोट डाल रही है, कोई एनवायरनमेंट के नाते वोट डाल रहा है, कोई बाएं के नाते, कोई दाएं के नाते। वो खूबसूरत लोकतंत्र हो गया। इसलिए ये सोचना और मानना, ये बात स्वप्न दास गुप्ता ने कही, जिनकी बात से मैं सामान्यतः सहमत नहीं रहता, लेकिन बात बिल्कुल सही कही कि भाई ये क्यों आप मान के चल रहे हो कि सारे मुसलमान एक जगह वोट डाले, आप काहे के सेकुलर आदमी हो। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। तो वोट कटवा वाले तर्क को मैं स्वीकार नहीं करता। अब आप कहेंगे अब तक तो आप सारी बातें अच्छी अच्छी कह रहे हैं कि भाई संवैधानिक है, बाकी सब पार्टियां हैं, ये भी है, वोट कटवा वाला तर्क अच्छा नहीं है, तो आपको तो फिर एमआईएम के आने पर खुश होना चाहिए, चिंतित क्यों हो। मैं चिंतित एक गहरी वजह से हूं, क्योंकि एमआईएम का जो उभार है वो सिर्फ किसी एक पार्टी का एक क्षेत्र में उभार नहीं है, ये कुछ गहरा ट्रेंड है। एयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी थी, असम में आई, बढ़ी है, वहां के मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन वहां तक सीमित है। मुस्लिम लीग जो केरला की है वो मुस्लिम वहां पे है, वहां तक सीमित है। अकाली दल पंजाब तक सीमित है। एक एक इलाके में जहां शुरू हुए वहां तक सीमित है। मैं उसके पक्ष में किसी के भी नहीं हूं, लेकिन वो वहां तक सीमित है। एमआईएम का जिस तरह का उभार हो रहा है, ये अब केवल हैदराबाद आंध्र प्रदेश की तेलुगु पार्टी नहीं है। ये पार्टी अब देश भर के मुसलमान में एक खास तरह की एक एस्पिरेशन जगा रही। तमाम लोगों को मैंने देखा है पिछले साल 1.5 साल में, जब राम जन्मभूमि वाला जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, बहुत एक तरफा जजमेंट था। उसके बाद वहां जब ओवैसी साहब बोले तो मैंने कई लोगों को सुना ये कहते हुए, कई मुस्लिम्स को सुना ये कहते हुए, भाई देखो, बोला तो एक ही आदमी है, खुल के बोला है आदमी। असउद्दीन ओवैसी ने अपने बोलने की बिल्कुल खुलकर मैं मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व करूंगा, ये जो राजनीति है, इसने एक साधारण मुसलमान के दिल में घर बनाना शुरू किया है। अब ये कोई मुसलमान की विशेष बात नहीं है। 10 दिन पहले ही राजस्थान में गुज्जर आंदोलन हुआ, वहां ये हो क्या रहा था। बैसला साहब की जो राजनीति है वो क्या है, खाली मैं केवल गुज्जर के प्रतिनिधित्व करूंगा। सो अगर गुज्जर की राजनीति में इतनी गड़बड़ नहीं है, हालांकि मैं उसके बिल्कुल समर्थन में नहीं, लेकिन उससे मैं इतना चिंतित नहीं हूं, तो एमआईएम की मुस्लिम राजनीति करने केवल और केवल मुसलमानों की राजनीति होगी, इसमें क्या बुरी बात है। हर कोई जाति तो करती है, हर कोई धर्म तो करता है। जो डर है, जो खतरा है मुझे ये है, देखिए, आज तक देश में पार्टीशन के बाद जो मुस्लिम पॉलिटिक्स रही, मुसलमान ने बतौर मुसलमान वोट दिया है, लेकिन मुसलमान ने बतौर मुसलमान वोट देते वक्त मुस्लिम पार्टी को वोट नहीं दिया है। मुसलमानों के सबसे बड़े हीरो कौन थे? सबसे पहले पॉलिटिकल हीरो, मुसलमानों के आजादी के बाद देश में मुसलमानों के सबसे बड़े पॉलिटिकल हीरो शुरू में आजाद, मौलाना आजाद थे। उनके बाद जवाहरलाल नेहरू, एक जमाने में वीपी सिंह हुआ करते थे, एक जमाने में मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। मतलब भारत की आजादी के बाद भारत के मुसलमान ने अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए न तो मुस्लिम लीडर्स का सहारा लिया, न ही मुस्लिम पार्टीज का सहारा लिया। मुस्लिम एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स मुसलमानों ने प्रेफर नहीं की देश में। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि पूरे देश को एक बेहतर, सब लोगों को जोड़ के रखने वाली जो पार्टी है, जो पार्टी मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस जीत सकती है, वो पार्टी हमारा भी हित देख सकती है। और लोकतंत्र के लिए यही सबसे खूबसूरत चीज होती है, जब कोई पार्टी किसी एक समुदाय विशेष का हित नहीं देख रही, पूरे देश का हित देखने की कोशिश कर रही। तो आज क्या बदल गया? बदलना, मुसलमानों का मिजाज नहीं बदला। मेरी बात कहने से आप ये मत समझ जाइए कि मैं कह रहा हूं कि कुछ मुसलमानों के दिमाग में, सोच में कुछ गड़बड़ आ गई है। गड़बड़ राजनीति में आ गई। मैं कई बार कहा करता हूं कि भारत के मुसलमान के साथ वही हो रहा है, वही हुआ है जो कि अमेरिका के अंदर अश्वेत लोगों के साथ, ब्लैक लोगों के साथ हुआ। क्या होता है? अमेरिका में दो बड़ी पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। रिपब्लिकन पार्टी ब्लैक्स के लिए कुछ नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमें तो इसका वोट ही नहीं मिलता। और डेमोक्रेट पार्टी भी उनके लिए कुछ नहीं करती। क्यों? कि भाई दे घूम फिर के वोट तो हमें ही पड़ेगा, क्या करना। ये ट्रेजेडी आज भारत के मुसलमान को महसूस होती है कि बीजेपी तो हमारे लिए कुछ करेगी नहीं, बीजेपी को लगता है कि हमारे को वोट नहीं मिलेगा,
इनका, हम इनका कुछ करके क्या करें। और ये जो कांग्रेस टाइप की सेकुलर पार्टियां हैं, इनको लग गया है कि देखो, घूम फिर के कितना भी गुस्सा हो, हमसे झगड़े, हमसे नाराज भी होंगे, वोट तो हमें ही डालेंगे, और इनके पास ऑप्शन क्या है। और जो मैं कई बार कहता हूं, इस देश की सेकुलर पार्टी ने मुसलमानों को एक वोट का बंधक बनाने की पॉलिटिक्स की है। और वो पॉलिटिक्स ये है कि बाकी सब किसी भी जाति के, समुदाय के हों, वो सड़क मांगेंगे, बिजली मांगेंगे, शिक्षा मांगेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, सामान्य बातें करेंगे, है ना। लेकिन मुसलमान को केवल सुरक्षा। तुम सिर्फ सुरक्षा की बात करोगे, मुसलमान ना सड़क की बात करे, ना नौकरी की बात करे, ना शिक्षा की बात कर सकता है, केवल और केवल सुरक्षा, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। और जब सुरक्षा मिल जाती थी और जब मुसलमान को महसूस होता था कि हाँ भाई मैं तो सुरक्षित हूँ, ठीक ठाक हूं, तब हर चुनाव से एक आधा साल पहले दंगे हो जाते थे। फिर मुसलमान घबराया हुआ, फिर सेकुलर पार्टी उसके पास जाती थी, कहती थी देखा, तुम्हें सुरक्षा की जरूरत है ना, हम सुरक्षा देंगे, चिंता मत करो। ये बंधन बनाने की राजनीति थी। और अब मुसलमान तंग आ गया इस राजनीति से। दूसरा, मुसलमान को अब लगता है, पहले मुसलमान को कांग्रेस जैसी पार्टियों में लगता था कि देखो, हिंदू भी इनके साथ हैं, हम भी साथ जुड़ेंगे तो ले दे के खींचतान में ठीक है, किसी को कुछ कम, किसी को कुछ ज्यादा, सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब मुसलमान को लगता है कि मेजोरिटी तो इनके साथ है नहीं, मेजोरिटी कम्युनिटी में इनका कोई से नहीं है, तो मैं ही क्यों करूं। तो जिस सेकुलर राजनीति से, सेकुलर राजनीति के साथ क्या हो रहा है, दोनों तरफ से विश्वास टूट रहा है। हिंदू को लगता है, इस तमाम प्रोपेगेंडा और इस सब चीज के बाद, इस देश की 80% जो पॉपुलेशन है, उसको लगता है कि हाय हम तो माइनॉरिटी हैं, हाय हमारे साथ तो बहुत अन्याय हुआ है, इतना अत्याचार हुआ है, हमारे साथ तो भेदभाव हुआ है। तो वो अब सेकुलर पार्टी राजनीति से दूर हो रहे हैं। और मुसलमान को लगता है कि मेरे लिए तो आपने कभी कुछ नहीं किया, मैं अब आपके साथ क्यों रहूं। इसका परिणाम है एमआईएम जैसी पार्टी का उदय। पूरे देश में मुस्लिम्स का माइनॉर सेकुलर राजनीति से जो मोह भंग हुआ है, उसकी वजह से एक तरफ, और जैसे जैसे हिंदुत्व के नाम पर यह राजनीति बढ़ी है, बीजेपी वगैरह की राजनीति बढ़ी, वैसे वैसे अब मुसलमानों में एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स, मुसलमानों की अपनी पार्टी। खतरा क्या है? खतरा यह है कि जैसे जैसे मुसलमानों की अपनी राजनीति, उसकी अपनी पार्टी बढ़ेगी, वैसे वैसे हिंदुत्व के नाम पर की जाने वाली राजनीति भी बढ़ेगी। देश में मुस्लिम बनाम सिख का तो कोई इलाका है नहीं, ज्यादातर जगहों पे मुस्लिम और हिंदू की राजनीति होती है। तो जहां एक की दुकान बढ़ेगी, मैं कई बार कहा करता था, तोगड़िया, प्रवीण तोगड़िया आजकल कुछ नेपथ्य में चले गए हैं, पहले बड़े उनको टीवी वगैरह बहुत समय दिया करते थे, और मैं हमेशा कहा करता था कि जैसे जैसे तोगड़िया साहब की दुकान बढ़ेगी, वैसे वैसे ओवैसी साहब की दुकान भी बढ़ेगी। ये दोनों दुकानें एक साथ बढ़ेंगी, क्योंकि एक तरह की सांप्रदायिकता दूसरी तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ाती है। और जैसे जैसे मुस्लिम पॉलिटिक्स एक एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ेगी, उससे हिंदू एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स भी बढ़ेगी। जैसे जैसे हिंदू कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, वैसे वैसे मुसलमानों में ये इच्छा बढ़ रही है कि भाई हमारी भी कोई अलग पार्टी हो, कोई हो जो कि हमारी बात बोले। अब बताइए, दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हो गया और दिल्ली की रूलिंग पार्टी जो हमारे वोट लेके गई थी, उसने एक शब्द नहीं बोला हमारे बारे में। तमाम किस्म की पिछले साल भर में बातें हो गई, कांग्रेस सोचती रह गई कि बोले कि ना बोले। ये जो पूरी सेकुलर पॉलिटिक्स का, जिसको मैं कई बार सख्त भाषा में पाखंड कहता हूं, उस पाखंड के चलते अब देश में एमआईएम जैसी पार्टियां आ रही। तो मेरी समस्या एमआईएम से नहीं है, मेरी समस्या असउद्दीन ओवैसी साहब से नहीं है। कम से कम स्टेज वगैरह पे बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, बहुत लॉजिकली अपनी बात को रखते हैं। हैदराबाद में थोड़ा सा दूसरी जुबान बोलते हैं, लेकिन बात बात इलीगल नहीं बोलते हैं। तो मेरी समस्या उनसे नहीं है, मेरी समस्या एक साधारण मुस्लिम वोटर से भी नहीं है। उसको लगता है ले दे के भैया ये मेरे को एक रास्ता है, कम से कम कोई एक तो है जो मेरे लिए बोल रहा है। मेरी समस्या उस सेकुलरिज्म के नाम पर चलने वाली राजनीति से है, जो अब ना मेजॉरिटी को स्वीकार्य है, ना माइनॉरिटी को स्वीकार्य हो। कोई कह सकता है कि चलिए अच्छा हुआ, पिंड छूटा इस राजनीति से देश का।
काश मैं भी ऐसा कह सकता, जो मैं बार बार कहता हूं, सेकुलर होना है, आप उसको कोई भी नाम दे लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम तरह के और धर्म इस देश में बराबरी की हैसियत से बराबर नागरिक की तरह शांतिपूर्वक तरीके से एक दूसरे के साथ रह सकें, बिना इस एहसास के कि मेरे को दबाया गया है, मेरे को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। ये भारत की एकता की शर्त है। अगर खाली सेकुलर राजनीति खत्म हो जाती तो चलिए, राजनीति आती है खत्म होती है, पार्टियां आती हैं खत्म हो जाती हैं, लेकिन अगर इस देश में ये विचार खत्म हो गया कि चारों पांचों धर्म के लोग, बड़े धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, खास तौर पे हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ सौहार्द शांति और ये सोचते हुए कि हाँ मोटे तौर पे बराबरी से कम बराबर नागरिकता का अधिकार हमारे को इस देश में, अगर उससे नहीं रह पाए तो ये भारत के लिए खतरा है, इसकी चिंता होती है। आप पूछेंगे इसका क्या होना चाहिए? जैसा कि अब तक स्पष्ट है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि एमआईएम जैसी मेरी चिंता है एमआईएम पे बैन लगा दो। किस किस पे आप बैन लगाएं? बीजेपी पे बैन लगाना पड़ेगा आपको, बैन लगाने से कोई समस्या नहीं सुलझ। और ये कहना कि मुसलमानों को समझाओ, ऊंचे बढ़िए, राष्ट्रभक्त बढ़िए, बिल्कुल बेकार बात है। अगर उनको अपने कुछ मिल नहीं रहा, आप जैसे राजस्थान के गुज्जर एक साथ हैं, इधर निषाद हुए साथ हुए, मुसलमान वोटर भी सामान्य वही काम कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। जहां बदलाव की गुंजाइश है और जरूरत है वो सेकुलर पॉलिटिक्स के चरित्र में बदलाव की जरूरत है। सेकुलर पॉलिटिक्स को इस काबिल होना होगा कि वो मुसलमान और हिंदू और बाकी सब धर्मों के साधारण लोगों का विश्वास जीत सके। आज उनका विश्वास खो बैठी है। आज सेकुलर पॉलिटिक्स एक तरफा दिखाई देती है। सेकुलर पॉलिटिक्स सिर्फ माइनॉरिटीज की तरफदारी करने की पॉलिटिक्स दिखाई देती है। आज सेकुलर पॉलिटिक्स के पास वो भाषा नहीं है जिससे वो साधारण लोगों की बात कर सके। रामचरितमानस की भाषा नहीं है, उसके पास गुरु ग्रंथ साहिब की भाषा नहीं है, उसके पास बाइबल कुरान की भाषा नहीं है। इस देश के लोगों के संस्कार की भाषा उसके पास नहीं। देश के साधारण लोगों से कट चुकी है सेकुलर पॉलिटिक्स। इस देश की एकता को बचाने के लिए एक नए किस्म की राजनीति की जरूरत है। वो राजनीति इस एमआईएम जैसी पार्टियों की काट हो सकती है। तो मैं फिर कहूंगा, एमआईएम का ऊपर उठना इस देश के हर व्यक्ति के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, जो इस देश के सपने में विश्वास करता है, एक सुंदर भारत में विश्वास करता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि एक नई किस्म की राजनीति खड़ी की जाए जिसमें एक मुसलमान को और एक साधारण हिंदू को भरोसा हो सके। छोटी बात थी, लेकिन वो एक बड़ी लंबी बात तक हमें ले गई। राजीव भाई माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा लंबा इंतजार मैंने करवाया, लेकिन इससे पहले कि हम सवाल लें, मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाह रहा था। राजीव भाई हमारे दोस्त हैं, दराब फारूकी। दराब फारूकी ने कोई 2 हफ्ता पहले एक लेख लिखा था द वायर में, जब उमर खालिद को अरेस्ट किया गया था ना, उसके तुरंत बाद उन्होंने एक लेख लिखा था उमर खालिद, बहुत सुंदर लेख था। अब उस छोटे से लेख को एक वीडियो की शक्ल दी गई, बहुत पावरफुल इमेजेस हैं और पीछे दराब फारूकी की आवाज है। मैं चाहता हूं हम सब देखें कि जिस राजनीति की मैं बात कर रहा था, सिर्फ मुस्लिम पहचान की राजनीति, उससे अलग क्या राजनीति हो सकती है, उसका एक प्रतीक मैं उमर खालिद को मानता हूं। छवियां उनकी जो कुछ भी बन गई इस देश में, तो छवियों का ऐसा खेल है, किसी की भी कल को राजीव ध्यानी को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उमर खालिद के बारे में तमाम चीजें कही जा सकती हैं, कही गई हैं। लेकिन जब भी मैं उन्हें मिला, मुझे लगा कि मुस्लिम राजनीति का एक नया और सुंदर चेहरा क्या हो सकता है, वो मुझे उमर खालिद में दिखाई दिया। तो सुनिए दराब फारूकी की ये छोटी सी वीडियो, उमर खालिद के बहाने मुस्लिम राजनीति और एक नई तरह का एक्टिविस्ट कैसे हो सकते हैं उसके बारे में, और फिर हम लेंगे सवाल जवाब। इसके बीच में आपके पास भी कोई सवाल हो जरूर भेजिएगा। मुझे आपको वो सब बातें बतानी है। जी जी, शुरू कर दीजिए। मुझे आपको वो सब बातें बतानी है जो उमर करता है। हमें उन बातों में उसका आतंकवादी ढूंढना है।
तो वो अक्सर मुझसे कहता है, मैं मुसलमानों के लिए लड़ता हूँ क्योंकि अभी उन पर जुल्म हो रहा है। अगर मुसलमान जुल्म कर रहे होते तो मैं उनके खिलाफ लड़ रहा होता। मैं उन सब के लिए लड़ूंगा जो आज कमज़ोर हैं, चाहे दलित हों, चाहे गरीब, चाहे मजदूर, चाहे कारीगर। तुम्हें शायद लड़ने की आदत है। जब मैं उससे कहता हूं, वो जवाब देता है, जब तक उन्हें जुल्म करने की आदत है, मुझे लड़ने की आदत है। वो जुल्म करना छोड़ दें, मैं लड़ना छोड़ दूंगा। और मैं चुप हो जाता हूं। मैंने कहा ना, आदमी जहर है पर सोचता बहुत अच्छा है। एक दिन मैल की बत्ती पे बात हुई। पहले समझा दूं मैल की बत्ती क्या बला है। जब आप अपने सीने पर अपनी उंगली रगड़ते हैं तो उन उंगलियों के नीचे एक काली मैल की लकीर बन जाती है। उन्हें मैल की बत्ती कहते हैं। इसके लिए 2-3 चीजों का होना जरूरी है। पहले तो खाल पे पसीने की एक पतली सी परत का होना, फिर नहाने के और इस क्रिया के होने में कम से कम 1 घंटे का वक्फा होना। तो अब जब आपको मैल की बत्तियां समझ आ गई हैं, आप सोच रहे होंगे हमारा इस बारे में क्या डिस्कशन हुआ। उमर का मानना है मैल की बत्ती और भारत का गहरा संबंध है। भारत को सिर्फ वो समझता है जिसने मैल की बत्तियां जी हैं। मैल की बत्तियां एक स्टेट ऑफ माइंड है। इस देश के हर मेहनती इंसान को पता है कि वो हर वक्त मैल की बत्तियों से ढका है और वो कभी भी वैसा साफ नहीं होगा या होगी जैसे टीवी पर लोग दिखते हैं। लेकिन ये मैल की बत्तियां उसका कवच हैं। ये उसका सच है। मैल की बत्तियों से करोड़ों लोग अपना परिवार पाल रहे हैं। रसोइयों में खाना पक रहा है, सड़कों पे आवाज उठाई जा रही है। ये मैल की बत्तियां इस देश की आत्मा है। ये पसीने में लिपटी मैल की बत्तियां हमारी ऊर्जा हैं। और आखिर में वो सवाल पूछता है, यार ये जो 24 घंटे एसी में रहते हैं, क्या इनके मैल की बत्तियां आती हैं? मुझे इसका जवाब नहीं पता, शायद आपको पता हो। ऐसी ही कई बातें अक्सर हमारे बीच होती हैं। उसका मानना है किसी को किसी की जान लेने का हक नहीं, लेकिन सबकी जान बचाना हमारा कर्तव्य है। खैर, मुझे उम्मीद है इन बातों में आपने उमर का आतंकवादी अभी तक ढूंढ लिया होगा। और अगर ना मिला हो तो उसके नाम में तो मिल ही गया। आखिर उसका नाम उमर खालिद है। क्या चाहते हैं? आजादी। तो जोर से बोल लो आजादी, तो मिलके बोल लो आजादी, तो बोल मेरे भैया आजादी, तो बोल मेरी बहना आजादी, तो मोदी सुन ले आजादी, और शाफी सुन ले आजादी। राजीव भाई, मेरी एक कमजोरी है कि अच्छे ग्राफिक और अच्छा इलस्ट्रेशन मुझे बहुत छूता है। और ये जो इस नरेशन की आखिरी पंक्ति और उसके साथ उभरता हुआ उमर खालिद का वो जो चेहरा, वो जो उसका एक तस्वीर बनती है, कहीं इतना गहरे छू जाती है। 2 महीने हो गए उमर खालिद को जेल में गए, और मुझे लगा कि कम से कम याद रखना चाहिए कि क्या हो रहा है इस देश में। और जैसा मैंने कहा, इसके बारे में मैंने भी लेख लिखा था। इतना सुंदर लेख नहीं था, इतनी सुंदर भाषा मेरे पास कहाँ थी। ये उमर खालिद के बारे में कहते हुए कैसे एक नई मुस्लिम राजनीति का चेहरा बन सकते हैं उस तरह के नौजवान आज, और नवयुवतियां इतने ज्यादा देख। खैर, उस बहाने मुझे लगा कि हम याद कर सकते हैं। कई सवाल आ रहे हैं, और मुझे याद है राजीव भाई, जब मैंने ये बात कही थी MIM के बारे में, आपके मन में भी कई सवाल थे। और मैं अभी कमेंट्स देख रहा था। जिस गाली गलौज की मुझे अपेक्षा थी, वो गाली गलौज शुरू हो गई है कि मैं इस्लामोफोबिक हूँ। इस्लामोफोबिक मतलब आप इस्लाम विरोधी हैं, बाकी सब पार्टियों से कोई दिक्कत नहीं है, बस मुसलमानों की पार्टी बन गई तो आपको पेट में मरोड़े आने शुरू हो गए, इत्यादि ये सब बातें आ रही हैं। तो खैर, आपका स्वागत है, आलोचना आपका अधिकार है, लोकतंत्र है। सवाल राजीव भाई, कुछ आप रखना चाहें? आशुतोष भाई, जी, आपकी आवाज आ रही है स्पष्ट राजीव। हाँ जी, बीच में आपकी आवाज चली गई थी, तो क्या मुझे प्रश्न शुरू करने हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ जी, असल में बीच में कॉल आई तो उसके बाद में मेरी आवाज
बहुत धीमी मुझे आपकी सुनाई दे रही है, लेकिन मुझे लगता है मेरी आवाज क्लियर है। तो मैं प्रश्न शुरू करता हूँ। ये प्रश्न पिछले कुछ दिनों में आपके जो वक्तव्य थे उनकी प्रतिक्रिया में भी आई है, मैंने भी कुछ इस पर लिखा उस पे, और कुछ मेरी ओर से भी प्रश्न है। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपने अपनी चिंता तो व्यक्त कर दी, लेकिन ये बंधक बनाने की राजनीति का परिणाम ये हो रहा है कि लगातार अल्पसंख्यकों की, खासकर मुसलमानों की नुमाइंदगी संसदों में, विधानसभाओं में कम हो रही है, और ये ट्रेंड बढ़ता चला जाएगा अगर ये राजनीति, बंधक वाली राजनीति चलती रहेगी। तो बहुत हद तक मुझे लगता है कि इस राजनीति का जवाब भी मुसलमान दे रहे हैं एमआईएम को थोड़ा पसंद करते हुए। दूसरा प्रश्न, मुसलमानों का हीरो मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? बहुत समय से मुसलमानों के पास में अपनी लीडरशिप नहीं है। तमाम पार्टियों के अल्पसंख्यक नेता, मुस्लिम नेता या तो दुबके हुए हैं या बिके हुए हैं, ऐसा समाज को लगता है। तो इसका उपचार क्या है? संसदों में, विधानसभाओं में कैसे मुसलमान नेता निकल करके आएंगे? उमर खालिद जैसे लोग वो एक एक्टिविज्म में ही क्यों इन्वॉल्व रह जाते हैं? क्यों वो मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं? और सेक्युलर पार्टीज को क्या करना होगा इसके लिए? तो एक ये तो चिंता थी, चिंता के बाद उसका समाधान भी, विकल्प भी। एक सवाल में 3 सवाल हैं आपके। पहला सवाल मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का। जितना, क्योंकि मैंने देखा किसी साथी की यहाँ टिप्पणी कि भाई आबादी जितनी हो उतना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और लोकतंत्र का मतलब है जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। ये बीएसपी का एक स्लोगन भी हुआ करता था एक जमाने में। सच बात ये है कि मुस्लिम समाज की जितनी जनसंख्या है वैसा उसका प्रतिनिधित्व कभी नहीं हुआ है। अमूमन हमारी लोकसभा में मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उसका आधा के करीब रिप्रेजेंटेशन होता है। इस वक्त देश में 14.25% मुस्लिम्स हैं, और लोकसभा में इस वक्त 6% भी नहीं है। लेकिन इस बार तो खैर ज्यादा बुरी स्थिति है क्योंकि बीजेपी को बहुत ज्यादा सीट आ गई थी, इसलिए मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन अपने आप कम हो जाता है। जब कांग्रेस बहुत बड़ी झाड़ू लगाती है, जैसे 1984 के चुनाव में था, तब मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया था, तब शायद 9% के करीब हुआ था। लेकिन सच्चाई ये है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कभी भी आधे से ज्यादा बढ़ नहीं पाता है। जो आबादी का उनका शेयर होना चाहिए उसमें आधे से अधिक बढ़ नहीं पाता है, और उसके पीछे हमारी आज की चुनावी व्यवस्था है। जहां मुस्लिम आबादी 10% से कम है वहां कोई पार्टी मुसलमान को टिकट ही नहीं देती, और जहां मुस्लिम आबादी 30% से फालतू है वहां कई पार्टियां मुस्लिम्स को टिकट देती हैं, और ऐसे में जो हिंदू मोबिलाइजेशन करता है वो कैंडिडेट जीत जाता है। इसके कारण ऐसा होता है। ये तो खैर कारण और विश्लेषण हुआ। आपने जो गहरी बात कही कि भाई मुसलमान अपना रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल भाई, जब जैसे मैंने कहा अगर गुज्जर की अपनी पार्टी है, यादव की अपनी पार्टी है, तो मुसलमान की अपनी पार्टी क्यों नहीं हो सकती? मुसलमान का अपना नेता क्यों नहीं हो सकता? मुसलमान क्यों वीपी सिंह और मुलायम सिंह के अंदर ही अपने नेता ढूंढे, अर्जुन सिंह में ढूंढे? मुसलमान का मुसलमान नेता क्यों नहीं हो सकता? और उसी तरह से हमें सवाल भी पूछना चाहिए कि एक मुस्लिम हिंदुओं का नेता क्यों नहीं हो सकता? पूरे देश का नेता क्यों नहीं हो सकता? उमर खालिद सिर्फ मुस्लिम यूथ का रिप्रेजेंटेटिव क्यों? मैं तो उसे इस देश के भविष्य के बहुत सुंदर नेताओं में देखता हूं। सबका नेता बनना चाहिए और वो उसकी आकांक्षा भी होगी। जो दिक्कत है हमारे यहां वो ये कि इस वक्त राजनीति में इतने खांचे बन गए, और खास तौर पे जो अल्पसंख्यक वर्ग से आता है उसके लिए ये बात काफी हद तक आज भी दलित के साथ भी लागू होती है। अमेरिकी राजनीति के अंदर जो बात ब्लैक्स के ऊपर लागू होती थी कि आप एक खांचे विशेष के प्रतिनिधि बन के आएंगे, आप पूरे समाज का प्रतिनिधि नहीं बन सकते। और ये जो समस्या है ये सेकुलर राजनीति से जुड़ी हुई है। सेकुलर राजनीति अगर अलग चरित्र की हो तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको याद दिलाता हूं, ए के रॉय झारखंड के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, बंगाली थे, और धनबाद में एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार चुनाव जीते थे। उनका उस जगह से कोई लेना देना नहीं था, मतलब अपनी जाति के हिसाब से, अपनी भाषा के कोई संबंध नहीं था। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। मैं राजस्थान के जिस इलाके में बड़ा हुआ, श्री गंगानगर, वहां के नेता हुआ करते थे पंडित केदारनाथ शर्मा। अब उस इलाके में ब्राह्मण 1% भी नहीं होंगे शायद, क्योंकि वहां दरअसल ब्राह्मण पॉपुलेशन लगभग नहीं। लेकिन वहां के सिखों को लगता था केदार जी हमारे नेता हैं।
वहां के बागड़ी समाज को लगता था कि केदार जी हमारे नेता हैं। तो केदार जी के नेतृत्व का उनके जन्म के संयोग से कोई संबंध नहीं था। और वो आदमी 7-8 चुनाव लगातार जीता वहां। सब लहरें आई चली गई, केदारनाथ नहीं गए वो, मतलब आखिर तक केदार जी रहे। तो लोकतांत्रिक राजनीति में ये असीम संभावना है कि नेतृत्व को जन्म के संयोग से अलग कर देना, और यही लोकतंत्र की पराकाष्ठा है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन और सेकुलर राजनीति की जिम्मेवारी ये बनती है कि वो एक ऐसी भाषा बोले जिससे लोगों से जुड़ पाए, और ऐसा नेतृत्व आगे करे जो कि जन्म के संयोग से अलग हो। फिलहाल तो हम उससे कोसों दूर हैं राजीव भाई। फिलहाल तो जो मेरी चिंता रहती है, इसलिए मेरा आपकी बातों से मेरा आग्रह रहता है, हमारे वैचारिक मतभेद भी रहते हो तो भी, कि सेकुलर राजनीति को उतनी ही भाषाएं सीखनी होंगी जितनी भाषाएं आप बोलते हैं, और सेकुलर राजनीति को हमारी परंपराओं से उतना ही स्नेह का रिश्ता रखना होगा जैसा कि आपने बनाया है, जैसा मुझे गांधी जी में दिखाई देता था। वो नहीं बनाएंगे तो सेकुलर राजनीति सिर्फ कुछ अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की बपौती बन के रह जाएगी। उससे देश को कुछ नहीं होगा। सेकुलर राजनीति जाए भाड़ में, इस देश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूं, विकल्प है एक सच्ची सेकुलर राजनीति को मजबूत करना, और ये मुसलमानों को बंधक बनाए रखने वाली जो राजनीति है, उस राजनीति का भांडाफोड़ करना। मैं बोलता हूं, मेरे कई दोस्तों को बहुत चोट पहुंचती है, योगेन जी आप भी ये बातें कहते हैं, बंद कमरे के अंदर कह दीजिए, बंद कमरे में करने वाली बातें हैं, आप खुल के क्यों बोलते हैं ऐसी बातों। मैं कहता हूं कि ये हमारा धर्म है, इस वक्त इन बातों का भंडाफोड़ करना हमारा धर्म है, नहीं तो सेकुलर राजनीति बच नहीं पाएगी इस देश में। एक और जो बात लगातार चर्चा में आई है एमआईएम की इस जीत के बाद, वो ये है कि अगर लोगों को ये डर था कि ये वोट कटवा पार्टी साबित होगी, तो पहले से अंदाज नहीं था क्या? और अगर अंदाज था तो पहले से क्यों नहीं महागठबंधन का एक हिस्सा उनको बनाया गया? जबकि ओवैसी जी ने इस तरह के संकेत भी दिए हैं कि उनके जो स्टेट लीडरशिप थी वो महागठबंधन के टच में थी और उन्होंने उनको कोई भाव दिया नहीं। इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है शायद जो थोड़ा और स्पष्ट करेगा इसको, कि आज की तारीख में एमआईएम की जो छवि है या उसकी जो विचारधारा भी है, क्या गठबंधन की राजनीति में उसको शामिल करके एक बड़े दायरे में उसको जोड़ करके क्या उसके रुख को थोड़ा सा नरम नहीं किया जा सकता है? क्या उनका भी एक मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती है क्या? ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे आज से 20 साल पहले कुछ लोग कहते थे, मुझे भी कभी कभी लगता था कि हो सकता है बीजेपी की भी मेन स्ट्रीमिंग हो जाए, बीजेपी सब गठबंधन में शामिल होकर थोड़ी नरम हो जाएगी। अटल जी को देखते हुए कभी कभी ये विश्वास भी पैदा होता था, लेकिन आप जानते हैं वैसा कुछ हुआ नहीं। और दूसरा, एमआईएम जैसी पार्टी को एक राष्ट्रीय गठबंधन में लेने में एमआईएम नरम होती है नहीं, वो एक छोटा बात है, उस गठबंधन की छवि क्या बनती है ये बड़ा सवाल है। और आज जो दिक्कत हो गई है, एक सेकुलर राजनीति के बारे में कुल मिला के छवि बन गई है, ये मुस्लिम परस्त राजनीति है। अब एक अल्पसंख्यक की स्थिति खराब है, उसके पक्ष में खड़ा होना बहुत जरूरी है, लेकिन कुल मिला के अगर ये छवि बन जाए कि आप सिर्फ जाति और धर्म विशेष के गठबंधनों का समूह है, और दिक्कत यही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब जब एक राष्ट्रीय महागठबंधन खड़ा होने की बात होती है, तो वो गठबंधन किसी भी एक राष्ट्रीय विकल्प का प्रतीक दिखाई नहीं देता। उसमें ममता बनर्जी दिखाई देती हैं जिनको बंगाल के बाहर कुछ नजर नहीं आता, उसके अंदर मुलायम सिंह या लालू प्रसाद यादव दिखाई देते हैं जो कि एक जाति विशेष के नेता माने जाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जाति, अपने अपने धर्म की बात करने वालों की खिचड़ी नजर आती है। जब तक देश की जनता को ये ना दिखाई दे कि पूरे देश के लिए कोई नया सपना लेके आए हैं, तब तक ये महागठबंधन की खिचड़ी में और दो चार दाने डाल देने और दो चार दाल डाल देने से काम नहीं चलेगा। और यूं भी मुझे लगता है राजीव भाई, हमारी चिंता ले दे के ये नहीं होनी चाहिए कि महागठबंधन क्यों नहीं जीता। मेरी चिंता ये है कि इस देश में जो सेकुलर राजनीति, जो इस देश का निर्माण करने वाली राजनीति हो सकती है, वो राजनीति पीछे क्यों जा रही है, वो असली चिंता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे मेरे प्रश्नों के और जो तमाम प्रश्न थे उनके उत्तर आप अपने वक्तव्य में दे चुके हैं शुरुआत में ही, कि ये बंधन बनाने की राजनीति, ये सब चीजें इनके बारे में आपने बात की। अल्पसंख्यकों का नेता अल्पसंख्यक ही क्यों हो, भाजपा जीत गई है कह करके एक तरह का जीत जाएगी है कह करके एक भयादोहन की राजनीति हो रही है। इन सारे सवालों के जवाब आपने दे ही दिए हैं।
मुझे लगता है और भी जो प्रश्न होंगे इनको हम अपनी अगली चर्चाओं में लेते रहेंगे। अगली चर्चाओं अभी में शायद अब समेट हमारी, लेंगे। जी। जी हाँ, और आज एक विशेष दिन है जो आपने याद दिलाया, आप हम सब साथियों को याद दिला रहे हैं। आज बिरसा मुंडा का दिन है। कल जवाहरलाल नेहरू की जयंती का जन्मदिन था। वो तो दिवाली से मिक्स हो गया, दोनों के दोनों हो गई, तो दोनों में ही याद नहीं रहा लोगों को। लेकिन आज एक ऐसा दिन है जो हमें याद नहीं रहता और याद रहना चाहिए। तो अब इस अंतिम छोर में मैं कमान सौंपता हूं राजीव भाई को। जरा बिरसा मुंडा के बारे में, बिरसा मुंडा की विरासत और हम सब लोगों को क्यों याद रखना चाहिए उसके बारे में कुछ बताएंगे। राजीव ध्यानी भाई। शुक्रिया सर। तो साथियों, आज मौका है अपने एक महान पुरखे को, एक आदिवासी महानायक को, बिरसा मुंडा को याद करने का। बिरसा मुंडा जिन्होंने अंग्रेजी राज के खिलाफ आदिवासी समाज को जगाया। सिर्फ 18 साल की उम्र में उलगुलान नाम की एक बड़ी क्रांति, एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। उलगुलान का मतलब बता दें आपको, इसका मतलब है बहुत जोर की आवाज, शोर, कोलाहल। बिरसा ने नारा दिया अपने इस उलगुलान में, अबुआ दिशुन अबुआ राज, यानी हमारी धरती हमारा राज। 1895 से आंदोलन शुरू हुआ और पूरी मुंडा जनजाति जो रांची, खूंटी, आसपास के इलाकों में थी और उस इलाके में रहने वाली दूसरी जो जनजातियां थी, उन्होंने अंग्रेजी राज के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। और जाहिर आंदोलन अबुआ दिशुन अबुआ राज, यानी हमारी धरती हमारी जमीन हमारा राज, ये आंदोलन था। तो ये स्वतंत्रता का, स्वराज का आंदोलन था। बड़ी बड़ी जनसभाएं होने लग गई, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। बिरसा मुंडा की लोकप्रियता का हाल ये था कि उतनी छोटी सी उम्र में लोग उन्हें धरती आबा कहने लगे। आबा मतलब पिता। और कुछ समय बाद ये स्थिति आई, 24 साल की उम्र में तो शहीद हो गए थे, उससे पहले ही लोग उन्हें उनके जीते जी बिरसा भगवान कह के संबोधित करने लगे। अब याद रखिए, ये 18, 19, 20 साल का जो लड़का है जिसे लोग भगवान कह रहे हैं, ये कोई चमत्कार करने वालों के गुरु नहीं है, कोई धार्मिक भगवान नहीं था, ये लोगों का एक नेता था। बहरहाल आंदोलन बहुत बढ़ गया। इस बीच एक बार बिरसा मुंडा गिरफ्तार हुए बीच में, फिर रिहा हो गए। और इसके बाद एक सशस्त्र आंदोलन एक शुरू हुआ, अंग्रेजों पर हमले शुरू हो गए। मुद्दे वही थे, हमारी जमीन हमारी है, हमारा जल, हमारा जंगल हमारा है, ये सब संसाधन हमारे हैं और तुम बाहर से आकर उन पर कब्जा कैसे कर सकते हो। वही नारा, अबुआ दिशुन अबुआ राज। लेकिन बिरसा मुंडा ने सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत की मुखालफत नहीं की, उन्होंने आदिवासी समाज की जो उस समय समस्याएं थी, खासकर अंधविश्वास, ये जादू टोना, डायन प्रथा, ओझा सोखा, इन सब के खिलाफ भी काम किया। बहरहाल 1899 के आखिर में, क्रिसमस के आसपास और सन 1900 के शुरुआती दिनों में अंग्रेजों पर, सरकार पर बहुत बड़े हमले होने शुरू हुए, सरकारी संस्थानों के ऊपर, पुलिस स्टेशनों के ऊपर, और क्रांति की घोषणा कर दी गई। 5-7 जनवरी के आसपास क्रांति की घोषणा हो गई। खूंटी, रांची के इलाके में, बहुत बड़े इलाके में बिरसा के क्रांतिकारियों ने उन पर कब्जा कर लिया और घोषणा कर दी कि अब हम आजाद हैं। अंग्रेजों को पुलिस से काम नहीं बना तो फौज भेजनी पड़ी और उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में दमन हुआ। कहते हैं वहां एक पहाड़ी के ऊपर ऑलमोस्ट एक जलियांवाला बाग कांड दोहराया गया। बिरसा के ऊपर उस जमाने में 500 रुपए का इनाम रखा सरकार ने, और यही 500 रुपए का इनाम पूरी क्रांति पर भारी पड़ गया। इनाम के लालच में उनके किसी करीबी ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया, वो जेल चले गए, शायद हजारीबाग की जेल में। और कुछ महीने बाद खबर आई कि बिरसा मुंडा अब नहीं रहे। बताया तो ये गया कि मौत हुई हैजे से, लेकिन लोगों को शक ये था कि जहर दिया गया है। और हो भी सकता है, अंग्रेजों को लगा होगा कि जेल से बाहर निकलने के बाद तो बिरसा मुंडा और भी ताकतवर हो जाएंगे। बहरहाल हजारीबाग जेल में थे, खून की उल्टियां आई और 25 साल की उम्र पूरी करने से पहले पहले बिरसा मुंडा शहीद हो गए। 1875 में जन्म हुआ और 1900 की जून जुलाई के आसपास में शहादत, 24.5 साल। जिस जगह पर उन्होंने जन्म लिया, उलिहातू गांव है, रांची या खूंटी जिले में, झारखंड में है अब। तो बिरसा तो बहुत जल्दी चले गए, काम भी अधूरा छूट गया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज भी बिरसा की धरती पर आदिवासियों का शोषण जारी है। उनकी जमीन पर, उनके पानी पर, उनके जंगल पर कल अंग्रेज बहादुर कब्जा करना चाहता था, आज कॉरपोरेट बहादुर कब्जा करना चाहता है।
और जो लोग उनके साथ में आते हैं बिरसा मुंडा की ही धरती पर बिरसा मुंडा के ही काम को आगे बढ़ाने वाले 85 साल के फादर स्टैन स्वामी, अभी हाल ही में उनको गिरफ्तार किया गया, उनको भी जेल में डाल दिया गया। तो ये सब विडंबनाएं अब भी जारी हैं, इसलिए बिरसा और भी ज्यादा प्रासंगिक है। तो आज बिरसा मुंडा की जयंती पर उनको असल श्रद्धांजलि खराज अकीदत यही होगी कि उनके अधूरे काम को आगे बढ़ाया जाए। जय बिरसा, जय उल गुलाल। शुक्रिया राजीव भाई। अपनी धरती अपना राज की चुनौती, जैसा आपने बताया, आज भी वहीं बनी हुई है, वहीं खड़ी हुई है। और आज हमें बिरसा मुंडा जैसे नायकों को, पूरे देश के नायक, क्योंकि जो स्वराज की चुनौती है पूरे देश की चुनौती है, और इन लोगों ने हमें रास्ता दिखाया। गांधी, नेहरू और अब अंबेडकर भी हम सब याद करने लग गए, लेकिन देश के कई और महानायक थे जो अभी भी इतिहास के हाशिए में। इतिहासकारों को अब अच्छे से पता है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए, सामान्य विद्यार्थी के लिए आज भी हाशिए पे हैं। उन्हें याद करना, और केवल एक आदिवासी समुदाय के नेता के रूप में नहीं, पूरे देश के नायक के रूप में, जैसे आपने स्थापित किया, जैसे आपने कहा, उस तरह से याद करना स्वराज के विचार को और इस राजनीति को, इस संघर्ष को आगे बढ़ाना। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के संडे सत्संग में इतना ही। अगली बार आपके पास किसानों की बात लेके आएंगे। आपको याद होगा इस 26 और 27 तारीख को देश भर के किसान दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो के प्रयास में हम सब जुटे हुए हैं। आप भी जुटिएगा, इसका संदेश आगे लेके जाइएगा, क्योंकि किसान इस वक्त एक ऐतिहासिक संघर्ष के बीचों बीच खड़े हैं। अगली बार संडे सत्संग में बातचीत उस पर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।